3 अक्टूबर 2020 को पहला एग्जाम है IBPS PO प्री 2020 का। तो ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग यहां पर। आप लोगों को अगर जुड़ना है हमारे साथ, तैयारी कर रहे हैं, तो इसको अपने बूस्टअप करिए। दोपहर 12 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास 1 बजे पुनीत सर लेते हैं और मैथ्स की क्लास 3:30 बजे अरुण सर क्लास लेते हैं। तो हम तीनों आपको टीम AVP पढ़ा रही है अनअकैडमी प्लस कोर्स पर, जहां आप इस पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। कोड इस्तेमाल कीजिए BB10। इस कोड का इस्तेमाल करने से 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जुड़िए हमारे साथ, अगर तैयारी कर रहे हैं मजबूत करके बढ़िया तरीके से, इस बार में ही सिलेक्शन आपको ले लेना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आपको लगता है आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो 2 चीजें करनी है आपको अपनी इंग्लिश को मजबूत करने के लिए। नंबर 1, आप YouTube पर सर्च करिए बैंकर्स वे, तो आपको एक चैनल मिल जाएगा जो कि नया चैनल टीम AVP ने बनाया है। डेली सुबह 9 बजे यहां पर होती है क्लासेस। इसको कर लेना है सब्सक्राइब। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली सुबह 9 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, आपको ये क्लास देखनी है। दूसरी क्लास आपको अनअकैडमी पर प्लस के कोर्स में देखनी है, जो क्लास दोपहर के 12 बजे होती है, जहां पर दोनों में हम तैयारी कर रहे हैं IBPS PO 2020 के लिए। तो यूट्यूब और प्लस के कॉम्बिनेशन से बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिन अपने पास अब बचे नहीं है। 3 अक्टूबर को है एग्जाम। आप अनअकैडमी प्लस की क्लास को लेने के लिए BB10 इस कोड का इस्तेमाल करना। इस कोड का इस्तेमाल करने से 10% ऑफ मिलेगा। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना, बढ़िया तरीके से तैयारी करो दोनों क्लासेस को जमकर। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर जिसका नाम है बैंकर्स वे। मेरा नाम है विशाल परिहार। आज है सैटरडे, सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोग करने वाले हैं 7 बेस्ट ट्रिक्स टू सॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। बहुत ज्यादा जरूरत है इस टॉपिक की। यह टॉपिक सिर्फ एक एग्जाम के लिए सीमित नहीं है, एक एग्जाम में भी सिर्फ एक लेवल के लिए सीमित नहीं है। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, यह आता ही आता क्वेश्चन है। और यह मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बचपन से लेकर अब तक आपने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया होता है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जब हम बात करते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको लगता है कि यार बहुत दिक्कत है, बल्कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बचपन में कई बार पढ़ा होता है, जिसको हम अनसीन पैसेज कहा करते थे। जब आप 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास में अगर आपने इंग्लिश की होती तो उसमें अनसीन पैसेज करके आता था। काफी हद तक आपकी उसकी प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसके बावजूद भी रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के आपके ऐसे कोई बड़े लेवल पे कभी क्वेश्चन नहीं आते थे जिस पर आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो। इसलिए हमें लगता है रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे नहीं होंगे, बाकी सब हमसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा करके कुछ नहीं होगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हूं, एक एक करके पॉइंट आपको बताऊंगा, उन पॉइंट को आप नोट करेंगे। आज हम वो 7 पॉइंट्स ही हैं जो मैं लेकर आया हूं। यूजुअली मैं बताता हूं, उनको आपको ध्यान रखना है। बट उसके लिए मुझे ऐसी उम्मीद है आप सभी लोगों ने पेन नोटबुक लेके तैयार हैं। अगर नहीं तैयार हैं तो भक्के जाओ, पेन नोटबुक उठा लाओ, मोबाइल फोन के सामने या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाओ। एक एक करके पॉइंट नोट करना। मैंने कहा था स्टूडेंट सब लोग एकदम टाइम से आ जाना, बिल्कुल भी कोई लेट नहीं होना। मैंने इसे जानबूझकर 2 मिनट 3 मिनट लेट स्टार्ट किया ताकि स्टूडेंट सारे आ जाए, कोई रह ना जाए, पीछे कोई छूट ना जाए। चलिए करते हैं शुरुआत। एक एक करके पॉइंट लिखेंगे और हर वो चीज देखेंगे जो हमारे यहां पर काम की होने वाली है। बट उससे पहले आप सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दो अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हैं स्टडी वाले, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हुए हैं स्टडी वाले, हर जगह ग्रुप पर शेयर करके स्टूडेंट्स को बुला लो सब जगह से। फिर करते हैं शुरुआत और एक बार थम्स अप जरूर दे देंगे सभी लोग अपनी यहां पर जोश के साथ कि यस सर हम लोग रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं नोट करना। सबसे पहले देखेंगे यार कि ये जो हमारा टॉपिक है किस किस एग्जाम में कैसे कैसे करके आता है। आप में से सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम जो आपका स्टूडेंट है वो आपके सब लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ बैंक का अकेले एग्जाम में नहीं आता। आप चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपका अगर इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश कहीं पर भी आता है ना, तो आपका ये टॉपिक वहां पर देखने को मिल जाता है। लेवल आपके बदलते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप कैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप क्लैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंग्लिश आता है, तो वहां पर ये टॉपिक आएगा ही आएगा। और उसका जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो आपके 4 से 5 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा। यूजुअली क्या होता था, पहले मैं आपको बता देता हूं,
कि 5 मार्क्स का मिनिमम होता था कि आएगा, अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट ऐसा पिछले 2 सालों से नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 5 ही क्वेश्चन हो। आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया रीअरेंजमेंट का, देन उसके बाद उसमें हो सकता है सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे जाए, हो सकता है सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे जाए, इट हैपन्स, ऐसा होता है, बट आपको उसे अच्छे से पूरा करना होगा। 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 के हिसाब से होगा, 4 या 5 पूछा जाएगा तो उसके हिसाब से वो दिया होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, कर तो आप लोगे आराम से, है ना। हाँ, कर तो आप लोगे से आराम से। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा रीअरेंजमेंट करने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट्स में से एक एक करके पॉइंट सुनो। नंबर 1, जब आप रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज पता है, रीअरेंजमेंट एक तरीके का आपके सामने पैसेज ही तो होता है, एक तरीके का वो पैसेज होता है। इस पैसेज की ही लाइंस हैं जिसको आपको पढ़ना है और पढ़कर समझना है कि पहले क्या आएगा, मिड में क्या आएगा और एंड में क्या आएगा। तो आपको यह बात पता है कि जब हम इसे देख रहे होते हैं, किसी भी जनरल पैसेज को पढ़ रहे होते हैं, तो शुरुआत में तो इंट्रो टाइप की कोई बात बोली जाती हो, ये सबको पता है कि शुरुआत में कुछ इंट्रोडक्शन टाइप के बारे में बोला जाता है, फिर उसके बाद कनेक्टिंग लाइंस होंगी और एंड में आते आते उस चीज के बारे में वो कंक्लूड कर रहा होता है। चाहे फिर वो पैसेज आपका लॉन्ग पैसेज हो और चाहे फिर वो आपका शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट पैसेज हो, सब में सेम ही तरीका अपनाया जाता है। उसी तरीके को दिमाग में रखकर हम लोग इसमें अप्रोच निकालेंगे। जैसे कि पहली चीज जिसको आप सबको दिमाग में रखनी है, जैसे ही हम देखते हैं कि हमें रीअरेंजमेंट करना है, तो हम लोग ना सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि व्हाट कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस और व्हाट कैन बी द लास्ट सेंटेंस। एक काम करते हैं, पहले ये ढूंढ लेते हैं। बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में आपने जरूर देखा होगा, बहुत से लोगों से जिनसे आपने सीखा होगा, वो यही कहते हैं कि आप कोशिश करो कि पहला सेंटेंस ढूंढ लो, कोशिश करो आखिरी सेंटेंस ढूंढ लो। यार ये इतना छोटे लेवल का नहीं आता कि आपने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया, आखिरी सेंटेंस ढूंढ लिया। अगर आप ऐसे ढूंढने लग जाओ तो हर कोई ढूंढने लग जाएगा, फिर तो आसान हो जाएगा। और ये जो अप्रोच है पूरी तरीके से खराब अप्रोच है, पूरी तरीके से बेकार अप्रोच है। इस अप्रोच को आपको नहीं अपनाना है कि आपने दिमाग चला लिया, अच्छा देख के लग रहा है ये फर्स्ट सेंटेंस है, कुछ हमने ट्रिक लगा ली, ये देख के लग रहा है लास्ट सेंटेंस है, कुछ हमने ट्रिक लगा ली। नहीं, ये कभी भी नहीं करना है। इसको नोटबुक में नोट कर लो कि हमें कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करनी ढूंढकर कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, लास्ट सेंटेंस कौन सा होगा। आपको करना क्या है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप पेयर बना सकें। ट्राई टू मेक पेयर ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के पेयर बनाने की कोशिश करनी है बस। ये पेयर बनाना ही मैं सिखाऊंगा, ये पेयर बनाने की ही 7 टिप्स हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चीज आपके दिमाग में क्लियर हो रही है ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेयर बनाने पर फोकस करना है, ना कि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस पर। ऐसा क्यों है, जरा छोटी सी एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, आपको और क्लैरिटी आएगी। जब आप स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को, तो आपको मालूम है कि सेंटेंस में फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ए है, बी, सी, डी। नोट करते जाना बच्चे, ठीक है, ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ नोट करते जाना है। हमारे सामने ऐसे करके पेयर दिए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा मुझे ये नहीं मालूम कि पहला कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो सी वाला है एफ वाले से कनेक्ट हो रहा है, पहले एफ आना चाहिए फिर सी आना चाहिए। ये मेरे को पढ़कर अगर पता चल रहा है कि पहले एफ आना चाहिए फिर सी आना चाहिए, तो मुझे पता चल गया एफ का सी के साथ ये पेयर बन रहा है। मुझे नहीं मालूम ये पहले पोजीशन पर आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पर आएगा, पर मुझे मालूम है कि ये हमारा एक पेयर जरूर दे रहा है। इसी तरीके से आपको सबके पेयर ढूंढने होंगे और यकीन मानिए पेयर आप 100% बना सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं टिप्स आपको बताऊंगा, साथ के साथ मैंने क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी बात आपको सच लगेगी वीडियो के एंड पे आने के बाद। तो वो हम देखेंगे। तो पहला दिमाग में लगाना है पेयर। एग्जांपल के तौर पर एफ का सी से पेयर बन गया, आपने दिमाग में रख लिया। फिर आपको लग रहा है अच्छा ए का डी के साथ पेयर बन रहा है, आपने दूसरा पेयर बनाया। आप जब पेयर आप बनाने लग जाते हो ना, तो पेयर से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लू जरूर मिलता है कि आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हो, और जैसे ही आप एक दूसरे को कनेक्ट करना सीख जाते हो, आपका वही रीअरेंजमेंट बनने लगता है। तो इन्हीं स्टेप्स को दिमाग में अब आपने रखा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और उसी को ही पॉइंट में दिमाग में रखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पेयर बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पेयर बनाने के लिए 2 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, पहली चीज, आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए।
ये सिंपल सी पहली बात हर कोई आपसे कहता है आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ये बात मैं आपसे कहता हूं कि आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए सबसे पहली, तो आप में से 80% स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे अरे यार रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती तो हम आपसे पढ़ने आ रहे होते, वो तो हम खुद ही कर लेते अगर रीडिंग एबिलिटी अच्छी होती। तो ऐसा नहीं है, रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए का मतलब ये है आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आपको उस पर फोकस करना है। आज आप किसी चीज को अगर समझ पाने में सिर्फ 10% ही समझ पा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अच्छा मुझे अपनी रीडिंग एबिलिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करना है, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस वो मजबूत होता जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों को यही लगता है रीडिंग एबिलिटी सर हमारी तो अच्छी है नहीं, हम कैसे कर लेंगे। कर लोगे, बस आपको पता होना तो जरूरी नहीं कि किस पर आपको मेहनत करनी है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, मेरे को बोले जी सर ये तो पता होगा। अच्छा नंबर 1 ये। नंबर टू जैसी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, है ना, और अंडरस्टैंडिंग पावर ही है जो कि आपका सब कनेक्ट कर ले जाएगी। नंबर 2 इंपॉर्टेंट रोल बनता है, वो बनता है आपका ग्रामर। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार ग्रामर इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, ग्रामर रोल प्ले करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ग्रामर के अकॉर्डिंग ही बनती है। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं आई एम गोइंग देयर, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ही तो आप पहचान पा रहे हैं कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोल रहा हूं, यानी अभी की बात कर रहा हूं। और वही अगर मैं कहता हूं आई वॉज गोइंग देयर, तो आप टेंस के अकॉर्डिंग ही तो पहचान पा रहे हैं कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। तो अंडरस्टैंडिंग ग्रामर पर बेस्ड ही होती है, तो दोनों ही चीजें जरूरी होना जरूरी है। अब मैं इन्हीं के ही पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। देख लो जरा, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 आपका ग्रामर और रीडिंग दोनों के ही अकॉर्डिंग बनता है। पॉइंट नंबर 1 कहता है रिलेट नाउन एंड प्रोनाउन। आपको नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करके ढूंढना है कि कौन से दो सेंटेंस पेयर बनेंगे। ये मैं क्या कह रहा हूं मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है, बड़े ध्यान से देखना, इसको नोट कर लेना। होता क्या है, आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर ए है, ठीक है, बी सी डी ई, ये सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं और आपको मालूम है इन सभी सेंटेंस में, है ना, किसी एक सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल ये ई वाला सेंटेंस है ना, यहां पर कोई नाउन दिया हुआ है, ठीक है, और नाउन दिया हुआ है, नाउन का मतलब यहां पर लिखा हुआ है पीपल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां लिखा हुआ पीपल और एक और सेंटेंस है बी जहां पर लिखा हुआ है प्रोनाउन, है ना, यानी कि लिखा हुआ है दे। तो आपने क्या है देखकर पहचान लिया अच्छा ये नाउन है और इसका ये प्रोनाउन है। तो कभी भी ऐसा करके दिया हो और ऐसा करके दिया अक्सर दिया जाएगा, कभी भी ऐसा करके दिया हो तो ग्रामर के अकॉर्डिंग एक चीज तो निश्चित है कि आपको पता है कि पहले नाउन लिखते हैं फिर प्रोनाउन लिखते हैं। ये चीज आपको पता है कि पहले नाउन लिखते हैं फिर प्रोनाउन लिखते हैं, इसका मतलब पहले आना चाहिए ई, उसके बाद आना चाहिए बी। पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां से आपने लगाई ग्रामर और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेंटेंस को जब पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि बात क्या बोली जा रही है। तो ग्रामर का पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं लिटरली बता रहा हूं, लोग इस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। आपको ये इग्नोर नहीं करना है, इसको नोटिस करके रखना। पहली चीज रिलेट नाउन एंड प्रोनाउन, सब लोग लिख लो और किस तरीके से रिलेट करना है हमने ये देख लिया। जब मैं आपको आज क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्वेश्चन में इन सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है कि कौन सा पॉइंट कहां पर काम आ रहा है। वो बात एक अलग है कि वहां पर नाउन और प्रोनाउन ऐसा दिया ही ना हो, जब नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, को तो कोई दूसरा पॉइंट काम आएगा, वो नहीं दिया होगा तो तीसरा पॉइंट काम आएगा। ऐसा तो है नहीं सातों के सातों पॉइंट फेल हो जाएंगे, तो फिर वो पैसेज नहीं होगा, फिर वो कुछ और होगा, है ना। तो यानी कि फिर वो मैथ्स का सवाल होगा, फिर वो इंग्लिश नहीं होगी। तो डोंट वरी, काम आएंगी सारी चीज। पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया। नाउन और प्रोनाउन को ऐसे करके हमें रिलेट करना है, हमें पेयर बनाने। ये पेयर एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी पेयर बन सकते हैं। तो पहला पेयर हमने इससे बनाया। सीखते जा रहे हो आप सभी लोग तो मेरे को बेटा थम्स अप जरूर देते जाना। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, बट थम्स अप जरूर देते जाना, सीखते जा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 भी आपका यही बताता है, बट वो जैसे नाउन और प्रोनाउन को बताता है, ये बताता है डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल्स को। आप में से जितने लोगों को नहीं पता मैं बता दे रहा हूं, आर्टिकल दा को बोलते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल और ए और एन को बोलते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल।
ए और एन को हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। सेंटेंस आपके सामने इसी तरीके से जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे अगर ऐसे सेंटेंस लिखे होंगे और नाउन प्रोनाउन का जिस तरीके से पेयर बनता था वैसी पेयर बच्चे इनके भी बनते हैं। देखो कैसे पेयर बनते हैं, हम एग्जाम्पल के तौर पर लेकर चलते हैं कि कोई हमारे आर्टिकल के साथ कोई नाउन दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर लिखा, यहां पर आर्टिकल दा के साथ कोई नाउन लिखा हुआ हमने देख लिया इस सेंटेंस में, ठीक है। और उसी नाउन को हमने कहीं और भी देखा है, कहीं और लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ में लिखा हुआ ए आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है, यही सेम नाउन अगर ए आर्टिकल के साथ लिखा हुआ है तो हमें इसका रिलेशन पता होना जरूरी है। रिलेशन ये कहता है कि जब कभी भी हम किसी भी नाउन की बात पहली बार कर रहे होते हैं, बड़े ध्यान से सुनो, जब कभी भी किसी भी नाउन की बात हम पहली बार कर रहे होते हैं तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, यानी कि ए और एन को लगाते हैं। जैसे कहते हैं ना, मैं किसी लड़के से मिला, आई मेट अ बॉय, पहली बार की बात हो रही है, ए आर्टिकल लगेगा, है ना। मैं एक टीचर से मिला, आई मेट अ टीचर, ठीक है। मुझे एक पेन मिला, आई फाउंड अ पेन, तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं जब पहली बार बात करते हैं। तो आपको मालूम है जब पहली बार हम किसी चीज के बारे में बात करेंगे, पहली बार बात करेंगे तो वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं ए और एन, और दोबारा उस चीज के बारे में बात करते हैं, दोबारा उस चीज के बारे में बात करते हैं तो हम लिखते हैं आर्टिकल दा। तो यही आपका पेयर है, जो दूसरा बड़ा पेयर आपको दिमाग में रखना है। आपको पता चल गया, अच्छा ये वाला पहली बार बात हो रही है यानी पहले बी आएगा फिर ई आएगा, इनके बीच में कुछ और नहीं आ पा रहा है, पहले आपका यहां पर बी आएगा उसके बाद ई आएगा, ये आपने दिमाग में रख लिया, पेयर आपका बन गया बी और ई। ये इस तरीके से आप पेयर बनाएंगे अगर आपको क्लू मिलता है वहां पर डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल का। नाउन और प्रोनाउन हमने समझ लिया, सेम एज हमने आर्टिकल का समझ लिया, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। समझ गए ये बात? तो मुझे बोले जी सर समझ गए, एब्सोल्युटली समझ गए। छोटे छोटे बट मजबूत पॉइंट हैं, जब क्वेश्चन में देखेंगे इन सबको हम ध्यान में रखकर करेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2। नाउ कम टू दी पॉइंट नंबर 3 कि पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है। देखो जरा, इसके बाद हमारा नाउन हो गया, प्रोनाउन का कनेक्शन, इसके बाद हमने आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल का कनेक्शन। अब उस प्रोनाउन में भी और भी बहुत से ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कनेक्शन देते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हमारे, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जहां दिस और दैट करके लिखा होता है। दिस लिखा हो, दैट लिखा हो, सच लिखा हो, दीज लिखा हो, दोज लिखा हो, इनको लिख लो, दिस, दैट, सच, दीज, दोज। और मैं अलग से भी लिखवा दे रहा हूं, टू, ऑल्सो, इनफैक्ट। ये आपके वर्ड है, जरा बड़े ध्यान से देखो इन वर्ड को देखकर आपको एक चीज पता चल रही होगी। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने आपसे लिखा आई कैन नॉट सॉल्व, मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जब मैं आपसे कहूंगा आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन तो तुरंत आपके दिमाग में सवाल आएगा विच क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं दिस क्वेश्चन तो आप कहोगे विच क्वेश्चन। इसका मतलब जब मैं किसी से बात कहता हूं आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन की बात पहले हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन मिला है, उसी के बाद ही तो मैं कहूंगा आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी कि जो दिस वर्ड है ये हमें बता रहा है कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उससे पहले उसी से रिलेटेड कोई और बात भी होनी चाहिए। क्या बात आपको समझ आ रही है? एग्जाम्पल लिखता हूं तो और अच्छे से समझ आएगी। इसको नोट कर लेना जो मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि अभी तो ये आपके दिमाग में रहेगा फिर भूल जाओगे, हमें भूलना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इस तरीके से, इसको मैं लिख ही दे रहा हूं, ये है आपकी लाइन नंबर ए, इस पर लिखा हुआ ऐसे करके, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपकी किसी लाइन में अगर लिखा हुआ है ऐसे दिस क्वेश्चन तो आपके दिमाग चलना चाहिए, ये एक लाइन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। फॉर एग्जाम्पल डी में लिखा हुआ इस तरीके से, आई हैव रिसीव्ड अ क्वेश्चन। यानी कि जब कभी भी लिखा हो दिस क्वेश्चन तो उस क्वेश्चन की बात या उस नाउन की बात कहीं होनी चाहिए पहले, और हमें ढूंढना होगा कि उसकी बात कहां हो रही है। जहां कहीं भी उसकी बात हो रही होगी यानी वो सेंटेंस पहले आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये दिस क्वेश्चन यहां है और एक क्वेश्चन करके यहां है, तो पहले आना चाहिए आपका डी वाला, उसके बाद आपका आना चाहिए ए, यानी कि आपका पेयर ये बनना चाहिए डी और ए। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? ये रूल सबके साथ है, दिस करके दिया हो, दैट करके दिया हो, सच करके दिया हो,
दीज करके दिया हो, दोस करके दिया हो, टू दिया हो, ऑल्सो दिया हो, इनफैक्ट दिया हो, इसका भी एक एग्जाम्पल दूंगा। क्या ये बात सबको समझ आ गई? मेरे को बोले जी सर ये बात हमें सबको समझ आ चुकी है, ये एब्सोल्युटली हर जगह काम आने वाली चीज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। इसको आपने नोट कर लेना है कि ठीक है सर ये चीज दिमाग में रख ली, ऐसा कभी आएगा दिमाग में रखेंगे। एक एग्जाम्पल टू का देता हूं ताकि आपको वो चीज बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा दी एक्स, ऐसा हमने लिखा दी ऑफिसर्स टू आर नॉट श्योर फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमने सेंटेंस देखा ऐसे करके, फॉर एग्जांपल सेंटेंस कहीं लिखा हुआ है जो ऑफिसर्स हैं, द ऑफिसर्स टू आर नॉट श्योर फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए ऑफिसर्स भी श्योर नहीं है। तो जैसे हम कह रहे हैं ऑफिसर्स भी श्योर नहीं है, ये भी श्योर नहीं है, इसका मतलब कोई और भी होगा जो कि श्योर नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई और भी होगा जो कि श्योर नहीं होगा। इसका मतलब आपका दिमाग चल जाना चाहिए, कोई तो सेंटेंस यहां पक्का दिया होगा जहां पर बोला गया होगा कि कोई और पर्सन भी है जो इस बात को लेकर श्योर नहीं होगा, और जो वो पर्सन होगा वो आपका पहले आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका दिया हुआ है बी वाले सेंटेंस में, फिर यहां पर सी होता और यहां पर दिया होता डी, तो पहले आता आपका डी और फिर आता आपका बी, यानी कि उसकी बात जो पहले होगा वो पहले आएगा ही आएगा। क्या ये पॉइंट आप सबको समझ आ रहा है? तो मुझे बोले जी सर हमें पूरी तरीके से समझ आ रहा है। ये अपना पॉइंट नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिटरली बता रहा हूं, सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आप कहोगे सर थैंक यू वेरी मच। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो किसी भी तरीके के रीअरेंजमेंट को सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करती हैं। ठीक है, ये हो गया अपना यहां वाला पॉइंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देखो जरा, ये आया अपना पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बहुत बड़ी एक ये हेल्प करता है। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लिखा हुआ है रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब का रिलेशन आपको ढूंढना है। ये तो बड़ी आसान सी बात लग रही है सर, इसे तो हम आराम से ढूंढ लेंगे। आराम से ढूंढ लेंगे, यही तो ढूंढना है। यही जब आ जाता है ना एग्जाम में तो वही हम पीछे रह जाते हैं। जब दिमाग में होगा ये नहीं पॉइंट तो ये लगा के देखो, ये नहीं तो ये लगा के देखो, ये नहीं तो ये लगा के देखो, ये नहीं तो ये दिखा के तो लग जाएगा। लेकिन जब हमारे पास पॉइंट नहीं होते ना तो हम बड़े फंस जाते हैं कि यार करें, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऐसा 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 हो रहा है, वो फिर फंस जाते हैं। हमें फंसना नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन की बात मैं क्या कह रहा हूं, होता क्या है जब आपने कोई सेंटेंस लिखा, हमने ऐसे करके लिखा, हमने लिखा द कॉर्पस। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें कॉर्पस का मतलब नहीं मालूम होगा। जिसको मालूम है जरा मेरे को बताओ, फिर मैं बताता हूं। सेंटेंस एक छोटा सा लिखता हूं, द कॉर्पस रिसीव by the authorities in terms of creating new ways। सेंटेंस खत्म है, ठीक है। सेंटेंस नंबर ए पे लिखा हुआ है। अब एक लिखा है सेंटेंस नंबर बी। वो सेंटेंस स्टार्ट होता है इस तरीके से, लिखा हुआ है हैज बीन, अच्छा करके सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस लिखा हुआ वहां पे लिखा हुआ है हैव बीन। अब जरा आपने देखो, ये सारे सेंटेंस आपने देख लिए। अब आपको अगर कनेक्शन बनाना है तो आपको पता होना चाहिए यहां सब्जेक्ट कॉर्पस है या सब्जेक्ट हमारा अथॉरिटीज है। क्योंकि अगर आपने समझा सब्जेक्ट कॉर्पस है तो आप सिंगुलर वाले सेंटेंस को कनेक्ट करोगे। अगर आपने समझा सब्जेक्ट आपका अथॉरिटीज है तो प्लूरल वाले को कनेक्ट करोगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा और वहां सब हो जाएगा बर्बाद, बस और कुछ नहीं होगा। ये हमें समझना होता है। कॉर्पस का मतलब हो जाता है पैसे का एक अमाउंट। पैसे का जो अमाउंट होता है, अरे कॉर्पस ह्यूमन बॉडी वाला कॉर्पस नहीं, अरे यार किसी की लाश नहीं मिली, सुनो सुनो, लाश वाला कॉर्पस नहीं है भाई, ये यार पैसे वाली बात है, जो धनराशि होती है जिसे हम कहते हैं कोष,
धनराशि उस कोष वाला कॉर्पस है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। वो कलेक्शन की बात हो रखी है दोस्तों, तो कलेक्शन की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये सिंगुलर आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन पता हो। समझ गए? ये है हमारा पॉइंट नंबर 4, क्योंकि यही चीज हमारी बहुत बड़ी हेल्प करती है। कहता हूं ना, ग्रामर हेल्प करती है ऐसे करके, रीडिंग तो हेल्प करती है हर उस जगह जहां पर आप पढ़कर समझ पाएंगे, लेकिन ग्रामर के बिना सिर्फ रीडिंग से कैसे काम चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे। और एक बात बताओ यार, अच्छा लग रहा है, समझ आता जा रहा है तो थम्स अप क्यों नहीं दे रहे हो? 2845 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 2400 लोगों ने थम्स अप दिया है। नहीं, थम्स अप तो काफी आ गया है, 2800 में से 2400 है, लेकिन यार 400 फिर भी नहीं अभी आया थम्स अप, तो उन 400 को भी अगर अच्छा लग रहा है तो थम्स अप जरूर दो। मैं सारे पॉइंट्स बहुत मेहनत से अपनी पूरी एक्सपीरियंस के हिसाब से लेकर आया हूं। अच्छा लग रहा है, थम्स अप जरूर दें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये टर्म सुना सुना सा लग रहा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजी समझिए। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर जगह। हालांकि फिलहाल अभी जिस क्रोनोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं समझ गए होंगे, तब लोग होशियार हो। होता क्या है, जैसे कि सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है, कई बार ये बड़ी हेल्प कर देता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता चल जाता है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। जैसे कि हम करते हैं, पहले SARS-2 आया, कोविड-2 का नाम दिया गया, उसके बाद हमारा कोविड-19 आया और उसके बीच में कुछ कुछ ऐसा हुआ, तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। समझ गए? वो आपके बता रहे कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ। कई बार क्या होता है, कुछ डेट दे दी जाती है, कहीं पे लिखा हुआ है 1942 किसी सेंटेंस में, कहीं पर लिखा हुआ है 1731, कहीं लिखा हुआ है 2012, कहीं कोई और लिखा। तो ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं, जिसको देखकर आप पहचान सकते हो कि पहले कौन सा इवेंट हुआ फिर कौन सा इवेंट हुआ फिर कौन सा इवेंट हुआ। तो तरीके या तो डेट करके दिया होता है या फिर इवेंट को देखकर आप पहचान पाते हैं। नहीं तो तीसरी चीज मैं और बताता हूं आपको, जो कि आपके लिए काम आएगी। देखो जरा सुनो, तीसरी चीज मैं क्या बता रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, है ना। ये अपना इधर हो गया, अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। 2862 लोग देख रहे हैं और 2800 लोगों ने थम्स अप दे दिया, थैंक यू वेरी मच। आपको बढ़िया समझ में आएगा, इसके लिए आ जाओ। देखो होता क्या है, कई बार सेंटेंस ऐसे देते हैं कि एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ऑन अन अकेडमी, एग्जांपल देता हूं अन अकेडमी का, है ना, ऑन अन अकेडमी, फिर मैंने लिखा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन प्लान्स, और मैंने वहां पर प्लान्स की बात करी। मैंने कहा 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, फिर वहां पर लिखा मैंने 3 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, 12 मंथ्स हो गया, एंड मैंने लिखा 24 मंथ्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहां पर एक इंट्रो दिया, तो इंट्रो के बाद अब सेंटेंसेस है मेरे पास जहां पर उसकी क्वालिटी बताई जा रही है। 1 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या फायदे हैं, 12 मंथ्स में क्या फायदे हैं, 24 में क्या फायदे हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो कि डिसाइड करेगा कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी यहां पर लाइन 1 मंथ वाले के बारे में होनी चाहिए, फिर उसके बाद 3 मंथ्स के बारे में होनी चाहिए। मतलब जैसी बात हमने यहां पर इधर करी है ना, जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में इसकी क्वालिटी भी होनी जरूरी है, यही ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर इस ऑर्डर में क्वालिटी नहीं दी हुई है, जिसका मतलब वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेरे को बोल रहे जी सर क्रोनोलॉजी हम समझ रहे हैं, पूरे तरीके से क्रोनोलॉजी हम अच्छे से समझ रहे हैं। समझ गए? इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 पर। कमाल का आने वाला है पॉइंट नंबर 6, और इसमें कमाल की चीजें आप सीखने वाले हो। ये होते हैं हमारे कंजंक्शंस। ग्रामर में कंजंक्शंस इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि अगर आपने उनको समझ लिया तो समझ जाओ आप सारे के सारे कनेक्शन बना ले गए। कंजंक्शन का रोल देखो कैसे कैसे होता है, बड़े ध्यान से देखो। मैंने अलग तरीके से लिख रखा है, ये दिख रहा है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिख रहा है, सबको दिख रहा है। ये मैंने लिख दिया एडिशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, फिर मैं समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं। बस ले लिया स्क्रीनशॉट। देखो एडिशन का मतलब आपके वो कंजंक्शन जो कि 2 सेंटेंस को तभी यूज होते हैं जब वो एक जैसी बात कर रहे हैं। कंजंक्शन में हर तरीके के कंजंक्शन होते हैं। एक कंजंक्शन होता है जो कि एक जैसी बात को बताता है, तो हम बोलते हैं कि वो एडिशन वाला कंजंक्शन है।
एक कंजंक्शन होता है जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात को बताता है, नहीं एक दूसरे को विरोध कर रहा होता है, तो वो वाली कंजंक्शन है। एक कंजंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिजल्ट दे रहा है, पहले वाले सेंटेंस में रीजन है और दूसरे वाले सेंटेंस में इसका रिजल्ट है, तो ये वो कंजंक्शन है। मतलब समझ आया? हम अगर एडिशन पर आते हैं तो एडिशन में आपको मालूम है कहीं अगर एंड आप कंजंक्शन से कोई दो सेंटेंस देख रहे हो कि एक सेंटेंस आपके सामने जुड़ा हुआ है ये वाला और दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है एंड से अगर सेंटेंस बन रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले जो सेंटेंस कनेक्ट होगा वो सिमिलर बातों को कहेगा। अब आप कहोगे सर एंड तो बड़ी आसान सी चीज है, एंड तो सबको पता है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन सब नहीं पता होता ना, इसलिए याद रखो चाहे एंड हो, इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, बिसाइड्स, इसके साथ साथ कुछ और, टू, ये टू भी तो बताता है, ये और भी कुछ और, ऑल्सो, अनदर, इक्वली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा की बात करते हैं तो सिमिलर चीजों को लेकर ही बात कर रहे होते हैं, है ना, तो सिमिलर चीजों को लेकर बात कर रहे होते हैं। अगेन, फर्दर, एज वेल एज, नेक्स्ट, पहला ऐसा, नेक्स्ट ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो वो सिमिलर बातें होती हैं। लाइकवाइज, सिमिलरली, इन फैक्ट, इन द सेम वे, अदरवाइज, ये आपके सारे के सारे सेंटेंस, ये सारे के सारे जो आपके कंजंक्शन है ना सेंटेंस में होंगे और वो आपकी एडिशन को लेकर बात कर रहे होंगे। है कमाल की चीज तो मुझे बोलो सर ये कमाल की चीज है, ये तो आपकी कमाल की चीज है एडिशन वाली, है ना। अब ऐसे ही देख लो बेटा ये वाली भी, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, पूरा दिख रहा है, व्हाइल दिस मे बी ट्रू, हाँ ये कॉन्ट्राडिक्शन है पूरा। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब जस्ट अपोज बात करते हैं, मैं समझा देता हूं कैसे। जैसे मैंने कहा आई एम प्रोवाइडिंग यू बेस्ट क्वालिटीज, मैं आपको बेस्ट क्वालिटीज प्रोवाइड कर रहा हूं, बट यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दोज क्वालिटीज, लेकिन आप उन क्वालिटीज को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपने उस बात को अपोज कर दिया। तो हर वो सेंटेंस जहां से अपोज हो रहा होगा वहां ये कंजंक्शन दिख जाएंगे, इनकी शक्ल देखे तो तुरंत समझ जाना ये उसी से कनेक्ट होंगे जहां अपोज कर रहा है। जैसे कि ऑन दी कॉन्ट्रे, कॉन्ट्रे का मतलब जस्ट विरोध, कॉन्ट्रैरिली, नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है इस चीज के बावजूद, किसी चीज के बावजूद, बट लेकिन हो गया, हाउएवर हालांकि, ऐसा है हालांकि ऐसा है, ओहो अच्छा, मतलब जैसे हमने कहा बहुत मुश्किल है पढ़ना, बहुत मुश्किल है पढ़ना, बहुत मुश्किल, हालांकि मैं कर लूंगा, तो क्या बात का मुश्किल है, लेकिन अपोज होता है। नेवरदलेस, जिसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, वही जो नॉट विद स्टैंडिंग का होता है, इन स्पाइट ऑफ दिया, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब विरोधाभास, येट फिर भी, ऑन दी वन हैंड, एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ ऐसा है, अपोजिट तो होता है, एक तरफ ऐसा है दूसरी तरफ वैसा है। ऑन दी अदर हैंड, रेदर, और या तो ये, नॉर ना तो ये ना तो वो, कन्वर्सली, एट द सेम टाइम, व्हाइल दिस मे बी ट्रू। ये मैंने पूरा लिख दिया, आपको ये कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। आज के बाद किसी किताब में छप जाए उसकी गारंटी नहीं ले सकता, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब किताब वाला है नहीं ना, ये तो मैंने वैसे उठा के रखी कि जिस तरीके से ज्यादा पूछे जाते हैं। लिखने को तो मैं आपको बहुत सारे कंजंक्शन लिख सकता, लेकिन सारे नहीं लिखे मैंने वो लिखे जो आपके काम आएंगे, है ना। ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 6 में कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद याद रखो रिजल्ट। बहुत सारे जगह मैंने देखा है, बहुत सी वीडियोस में देखा है, लोग ये बोल देते हैं कि आखिरी जो सेंटेंस होता है ना, आखिरी सेंटेंस में ये वर्ड लिखे होते हैं तो वो आखिरी सेंटेंस होता है। ऐसा नहीं होता है, मैं चाहता तो मैं लिख देता कि ये देख लो मान लो आखिरी, ऐसा नहीं होता है। ये वर्ड लिखे हैं जो कि रिजल्ट बताते हैं। आखिरी जो सेंटेंस होगा वो भी रिजल्ट बताएगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता थर्ड सेंटेंस हो वो भी रिजल्ट बता रहा हो किसी का, छठा सेंटेंस है वो किसी एक लाइन का रिजल्ट बता रहा हो। रिजल्ट तो कहीं भी बताया जा सकता है। ये लिखे हुए ना वर्ड, ये एंड में हो सकते हैं, होंगे जरूरी ये कोई श्योर नहीं है, यही आपको पढ़कर समझना है। समझ गए? देखो ये लिखा हो सो दैट, विद द रिजल्ट दैट, ये रिजल्ट ही बता रहे, दस इस प्रकार से, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस अकॉर्डिंगली, फॉर दिस रीजन, देयरफॉर, इन शॉर्ट, इन कंक्लूजन, सो, बिकॉज, सिंस, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट, ये सब आपके रीजन के बाद रिजल्ट ही बता रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, देन, फाइनली, इन ब्रीफ, अकॉर्डिंगली। ये आपके वर्ड दिखते हैं, आप समझ जाओ कि ये लिखे हुए हैं तो किसी रीजन का रिजल्ट बताएंगे। वो कहां बताएंगे वो तो जब आप पेयर बनाओगे तब पता चलेगा। पॉइंट नंबर 6 सबको क्लियर हुआ? मेरे को बोले कि सर
एग्जैक्टली पॉइंट नंबर 6 हम सबको क्लियर हो गया है। मैंने पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से समझाने की। पॉइंट नंबर 7 है वो बहुत कमाल का है, पॉइंट नंबर 7 उसकी तरफ अब बढ़ेंगे। यहां तक सबको अच्छा लग गया? मेरे को थम्स अप देकर मेरे को बोले जी सर अच्छा लग गया। 3100 लोगों ने थम्स अप दे दिया, थैंक यू वेरी मच। 3100 लोगों ने थम्स अप दे दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से सीखोगे यार, कोशिश तो मेरी यही रहेगी और बढ़िया तरीके से सीखना है ना। चलो पॉइंट नंबर 7 पे बढ़ते हैं। देखो पॉइंट नंबर 7 पे, पॉइंट नंबर 7 पे लिखा है इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 7 ये है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से लगाओ बस। अब ये मत कहना सर आपने तो हमें बेवकूफ बना दिया पॉइंट नंबर 7 के नाम पर। नहीं, बेवकूफ नहीं बनाया। पॉइंट नंबर 7 ये होता है जब आपके एक भी क्लू काम नहीं आ रहे, कुछ भी काम नहीं आ रहा, या आपने क्लू लगाया तो पॉइंट नंबर 7 के बिना वो सारे क्लू बेकार हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको क्लू बनाए हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ पेयर बनेगा, कुछ और नहीं। फॉर एग्जाम्पल उनसे सिर्फ और सिर्फ पेयर बनेगा। आपने पेयर बनाया, ए का डी से पेयर बन गया है ना, आपने देखा ई का सी से पेयर बन गया, आपने देखा बी का एफ से पेयर बन गया, ये पेयर तो बन गया। अब इन पेयर को जब आपको कनेक्ट करना होगा तो कनेक्ट कैसे करोगे? जो इंफॉर्मेशन वहां दी होगी उसी इंफॉर्मेशन से इसे आप कनेक्ट करोगे, जिसको मैंने सबसे शुरू में बताया था, आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत जरूरी है। आपने पेयर बना लिए, उसके बाद अगर आप इसे सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा, तो ये सब खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना ही है कि किस बात को पहले, किस बात को बाद में, किस बात को कहां बोला गया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे जहां पर स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर हमने पेयर तो बना लिया लेकिन सही जगह वो कनेक्ट नहीं कर पाए हम। ऐसा आप लोग मुझे अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, आपके साथ ऐसा होता है क्या? जो लोग मुझसे कभी पहले पढ़े हो, जिन्होंने पेयर बना लिया लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाए। 7वां पॉइंट इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पेयर बनाने के बाद ये समझना कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा फिर क्या आएगा। ये वही इंफॉर्मेशन है जो शुरू में मैंने बोली थी, पहले वो आएगा जहां पर कुछ इंट्रो जैसी बात बोली जा रही होगी, उसके बाद कनेक्शन बनते हुए आखिरी में वो आएगा जहां पर कोई रिजल्ट जैसी बात बोली जा रही होगी, तब वो आपका कनेक्शन बनता है। समझ गए मेरी बात? और इसके बाद अब हम आएंगे क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको वो चैलेंज एक्सेप्ट करना है। चैलेंज में दे रहा हूं क्वेश्चन को, हम स्टेप बाय पहले छोटा क्वेश्चन देखेंगे, फिर बड़ा क्वेश्चन देखेंगे, फिर और बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। तो कोई देख के घबराना नहीं, कोई देख के ये कहना नहीं आ रहा सर हमसे नहीं हो रहा, हम जा रहे हैं वीडियो छोड़कर। क्योंकि अगर ऐसा किया तो अब तक जो आपने वीडियो देखा, जो आपने अपना कीमती समय दिया इस वीडियो को देखने में, वो आपका बेकार हो जाएगा, आगे चलकर भी बेकार हो जाएगा। चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और लगातार लगे रहना, कोशिश करने की, और मैं गारंटी दे रहा हूं आप कर पाओगे। बाकी मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा पूरा किसको कैसे कनेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, कनेक्शन क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। आ जाओ क्वेश्चन बच्चे, ये है, पूरा दिख रहा है? हाँ पूरा दिख रहा है, और कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं कि अरे सर जल्दी करना है, क्या करना है। मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। 2 मिनट से पहले ही आप कर लोगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं टाइम दे रहा हूं अपनी तरफ से। घड़ी पूरी दिख रही है, मैं अपनी तरफ से टाइम दे रहा हूं। ठीक है, ये आपके सेंटेंसेस हैं A B C D E। ठीक है, इन्हें आप पढ़ो अपने हिसाब से, नोटबुक पे बनाओ क्या बन रहा है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आई एम कंप्लीटली साइलेंट। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसे करो, उसके बाद आंसर करना। आई एम साइलेंट, फिर मैं समझाऊंगा। डू इट।
टाइम्स अप, समय खत्म हुआ। आप में से जितने लोग इसे बना पाए वेरी गुड, जो नहीं बना पाए कोशिश आपने करी है वेरी गुड, उसके लिए भी। अब मैं आपको बताता हूं, आप जरा बताना आपका कहां पर कनेक्शन सही बन रहा है और कहां पर आपका कनेक्शन हो पाया। देखो हम वही टॉपिक, वही हम टिप्स लगाएंगे इस टॉपिक पर जो अभी हमने सीखी हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है इसको पढ़ना है, जहां जो क्लू मिलेगा उसके हिसाब से उसे पकड़ना है। समझ गए मेरी बात को? आओ, दे हैव अ पावरफुल वॉइस, जैसी आपने पढ़ा दे हैव अ पावरफुल वॉइस, आपने देखा दे लिखा हुआ, ये प्रनाउन है, किसी नाउन के लिए यूज होगा, दिमाग आपका चलना चाहिए, जो नाउन दिया होगा उस नाउन के लिए यूज होगा। दे हैव अ पावरफुल वॉइस एंड वांट रिलेशनशिप्स ऑन इक्वल टर्म्स, उनके पास पावरफुल वॉइस है और इक्वल टर्म्स पर वो रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस, कोई और क्लू नहीं मिला। दे आर यूनिक, फिर से दे आ गया, ये भी प्रनाउन है। तो जब दो दो प्रनाउन एक साथ आ गए तो वही इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी ये बताने में कि कौन सा प्रनाउन पहले और कौन सा प्रनाउन बाद में आएगा। नाउन सबसे पहले आएगा ये तो पता है, बट प्रनाउन में कौन सा पहले आएगा वो इंफॉर्मेशन बताएगा। वो पढ़ते हैं, दे आर यूनिक ह्यूमन बीइंग्स, वो यूनिक ह्यूमन बीइंग्स हैं विद डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ नीड्स, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की जरूरतों के हिसाब से। ठीक है, जरूरत की जहां बात हो रही होगी कौन सी जरूरतों के हिसाब से वो हम देखेंगे। इन न्यू वेज, एक नए तरीके से, टू अलाइन अराउंड कंज्यूमर्स लाइक नेवर बिफोर, ये सेंटेंस अधूरा है, ये किसी और से कनेक्ट होगा। जो इन न्यू वेज स्टार्ट नहीं दे रहा है, इन न्यू वेज समझो अधूरा है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पूरी। इन न्यू वेज, नई तरीके से, टू अलाइन अराउंड कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के अराउंड अलाइन कर लिया जाए, नई तरीके से अलाइन कर लिया जाए जो आज से पहले नहीं किया गया है, लाइक नेवर बिफोर, अधूरा सेंटेंस है। कहां कनेक्शन मिलेगा हम पढ़ेंगे। हेंस, इस प्रकार, हेंस हमने पढ़ लिया, हेंस अभी देखा था हमने, हेंस यूज होता है जब किसी का रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट पहली लाइन का भी दे सकता है, दूसरी का भी और आखिरी का भी, आपको पता नहीं, आपने दिमाग में रखा। हेंस ब्रांड्स नीड, ब्रांड्स को जरूरत है एजिलिटी की, एजिलिटी का मतलब है वो सामंजस्य बनाए इन कनेक्टिंग विद एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कनेक्ट करने में, पार्टनर्स को कनेक्ट करने में और प्रोडक्ट्स को कनेक्ट करने में एजिलिटी की जरूरत है, यानी कि वो सामंजस्य बनाने की जरूरत है। इस प्रकार ये करने की जरूरत है, क्या करने में पता नहीं। अगर हम इन कहेंगे इन सबको कनेक्ट करने की जरूरत है क्या करने में, अगर हमें ये नहीं पता तो कनेक्शन नहीं बना। लेकिन अगर वही देखो एक छोटा सा चीज, जैसे आपने ये पढ़ा, आपने देखा ये अधूरा था, क्या इसको ही पूरा कर सकता है? Hence, brands need agility in connecting with employees, partners and products in new ways. यानी ब्रांड्स को एजिलिटी की जरूरत है क्या करने में, कनेक्ट करने में एम्प्लॉय, पार्टनर और प्रोडक्ट को एक नए तरीकों में, इन न्यू वेज, क्या करके, टू अलाइन अराउंड, सबको अलाइन कर दिया जाए, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। एम्प्लॉइज, पार्टनर्स और प्रोडक्ट को कंज्यूमर के साथ अलाइन कर दिया जाए, आज से पहले जैसे कभी नहीं किया, लाइक नेवर बिफोर। डी का कनेक्शन सी से बन रहा है, एक बार यस और नो करके मेरे को लिखकर बताओ, क्या डी का कनेक्शन सी से बन रहा है? हमें नहीं पता कौन सा कहां आएगा कहां नहीं आएगा, बट डी का कनेक्शन सी से बन रहा है तो मेरे को बताएं। मैंने यहां लिख दिया है डी का कनेक्शन सी से बना, आपने एक पेयर ढूंढ लिया डी का कनेक्शन सी से, आपको नहीं मालूम कौन सी पोजीशन पर आएगा, पर ये पता है डी पहले आएगा सी बाद में। आगे बढ़े, इन दी कनेक्टेड वर्ल्ड, इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जहां पर हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंज्यूमर्स आर नो लॉन्गर ऑन अ ब्रांड्स लेजर, कंज्यूमर ब्रांड्स लेजर पर टिके हुए नहीं, ब्रांड्स लेजर मतलब सिर्फ एक ही ब्रांड पे जाएंगे ऐसा नहीं है, ये होता ब्रांड्स लेजर, ब्रांड पर ही टिके हुए नहीं है कि ये ब्रांड की चीज आएगी तभी लेंगे, नहीं, वो टिके हुए नहीं है। कंज्यूमर कुछ और करते हैं, कंज्यूमर्स आपका नाउन ही तो है, इसी के ही तो प्रोनाउन है। कंज्यूमर के साथ पावरफुल वॉइस होती है, इसी के पास ही तो होती है। कंज्यूमर या एक यूनिक तरीका होता है, एक पेयर और मिलने के चांस है, यानी कि आपका बन रहा है ई के बाद, ई में दिया है नाउन, इन दोनों में है प्रनाउन, पहले कौन सा आएगा? आपने पढ़ा दे आर यूनिक ह्यूमन बीइंग्स विद डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ नीड्स, उनकी अलग अलग नीड्स होती है, किनकी? कंज्यूमर की। बिल्कुल बन गया, क्योंकि पहले बोला जा रहा है कंज्यूमर्स किसी एक ब्रांड लेजर पर रुके हुए नहीं होते, उनकी अलग अलग नीड्स होती है, अलग अलग जब जरूरत होती है, कंज्यूमर के पास पावरफुल वॉइस है और वो उनके साथ अलग अलग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। आपको अगर जूता खरीदना है तो आप नाइकी के शोरूम में भी जाते हो, आप बाटा के शोरूम में भी जाते हो, किसी और शोरूम में भी जाते हो। आपको लगता है अगर ब्रांड का खरीदना है, ब्रांड का नहीं खरीदना, अगर आप कहीं को बाहर रोड से खरीदते हैं जहां पर दुकानें होती हैं तो आप इस बार इस दुकान पे भी जाते हो, अगली बार दूसरे में भी ट्राई करते हो, अगली बार तीसरे में भी ट्राई करते हो।
अपनी जरूरत के हिसाब से। आपको स्पोर्ट्स शूज चाहिए, आपको ऑफिस वाला शूज चाहिए, आपको कैसे चाहिए, यानी कि पहले आपका लग रहा है ई के बाद लगेगा बी और बी के बाद लगेगा ए, यानी ई, फिर हमने बोला अलग अलग जरूरत है और जरूरत के हिसाब से उसने रिलेशन बनाए। तो पहले जरूरत फिर रिलेशन, इंफॉर्मेशन से कनेक्ट हुआ, यस और नो करके बताओ। ये यस और नो करके बनाओ, बताओ मेरे को कनेक्ट हुआ कि नहीं, ई बी ए बन गया, कनेक्ट हुआ कि नहीं, और कनेक्ट हुआ तो सिंपल आपका देखो एक चीज बन गई। शुरुआत आपकी कहां से हो गई, दो पेयर बन गए, पहला पेयर ये बन गया ई बी ए, दूसरा पेयर बन गया डी सी। शुरुआत डी से होगी नहीं, शुरुआत हेंस से होगी नहीं, शुरुआत होगी ई बी ए से, तो ये पहले बन गया, ये बाद में बन गया, यानी क्या बन गया, ई बी ए डी सी। लो बन गया हमारा, ये हो गया आंसर। देखो बढ़िया तरीके से स्माइल देकर बताओ हुआ कि नहीं हुआ। ये तो अभी पहला क्वेश्चन था, इस तरीके के अगर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिए, क्या लगता है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा और आप नहीं कर पाए। कितने क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए। क्या 100 क्वेश्चन करना डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने आपको बताए हैं उसे डाउनलोड कर लो, निकाल लो, उसको सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन को करो, बैंक के जितने भी क्वेश्चन आए सारे करो, क्लर्क में जितने आए हैं आईबीपीएस के, पीओ में जितने आए हैं आईबीपीएस के, क्लर्क में जितने आए हैं एसबीआई के, पीओ में जितने आए हैं एसबीआई के, जितने आए हैं सारे करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो, मॉक पेपर जितने हैं वो करो, जितना ज्यादा कर सकते हो वो करो। क्या कहते हो, मेरी बात समझ में आई क्या आप लोगों को। कोशिश मैंने करी समझाने की, समझ आई तो मुझे बोले जी सर समझ आ गई। आई ट्राइड माई बेस्ट टू आपको समझाने के लिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, टाइम अपने पास 9:51 हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते, डेफिनेटली समझ आएगा। यहां तक अच्छा लगा है, जो लोग आए हैं नए आए हैं, मेरे को एक बात थम्स अप जरूर दे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, थम्स अप जरूर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बट उसमें बढ़ने से पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। आज दोपहर 1 बजे 1 PM पर हमारी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पर, है ना, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है 1 PM पर। तो आप लोग आज वहां मिलना, वहां पर हम लोगों ने एक वीकली टेस्ट रखा हुआ है। उस वीकली टेस्ट में मैं काफी सारी चीज समझाऊंगा। तो आज 1 बजे अलार्म सेट कर लेना, 1 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर आना, जो लोग नए बच्चे अनअकैडमी स्पेशल पर, ठीक है। क्वेश्चन दिखा रहा हूं गाइज, क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखकर कोई घबराना नहीं, क्वेश्चन देखकर कोई कहना नहीं अरे सर बहुत डिफिकल्ट, बहुत बड़ा, नहीं, क्योंकि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं और आपको एक्सेप्ट करना है। 2 मिनट दूंगा, देखो इसे, बाकी जिम्मेदारी मेरी, मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज समझ आएगी। और इसके बाद मुझे फीडबैक जरूर देना, क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जो लोग उसे ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी फीडबैक जरूर देना कि कैसी रही क्लास, 1 घंटा आपका फ्रूटफुल रहा कि नहीं रहा। चलो 2 मिनट का टाइम, करें इसको, कोशिश करें। चलो 2 मिनट हो गया, आप लोगों ने अपने हिसाब से यहां लगाया,
वो जो लोग नहीं लगा पाए वो मेरे को बताएंगे, मैं यहां पर आपको समझाता हूं, मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जो हमें जहां क्लू मिलेगा वैसे क्लू लगाते जाएंगे, ठीक है। देखो, एक राइज हो रही है, कोई क्लू नहीं है, पहली बार बात हो रही है। ए राइज इन हेल्थ केयर कॉस्ट। हेल्थ केयर कॉस्ट का मतलब आपको अपनी को हेल्दी रखना है, तो उसमें पैसा जो लगता है, चाहे खाने पीने का हो चाहे दवाई का हो, काफी ज्यादा है। इज कॉजिंग फाइनेंशियल बर्डन, उससे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है लोगों पर और गवर्नमेंट पर। जनरल बात लग रही है, कोई हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा। पीपल्स व्यू, लोगों का जो नजरिया है ऑफ फूड को लेकर इज चेंजिंग, वो बदल रहा है। पर्टिकुलरली दी फूड इनटेक इक्वेशन, कि उन्हें खाना क्या है, फूड इनटेक इक्वेशन, उसमें उनका नजरिया बदल रहा है। एज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस, क्यों? क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो रहे हैं। अभी अपना कोई क्लू यहां पर नहीं आया, समझते जाओ, क्लू जहां आएगा वहां हम पकड़ेंगे। दीज फैक्टर्स, लो क्लू आ गया। दीज फैक्टर्स हमने पढ़ा था ना, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, इनफैक्ट, ये सब आते हैं। दीज फैक्टर्स यानी इनसे पहले कुछ फैक्टर्स की बात हो रही है, वो हम देखेंगे किन फैक्टर की बात हो रही है, समझ रहे हो? इनसे पहले उन फैक्टर को हम देखेंगे। दीज फैक्टर्स वारंट अवेयरनेस, ये फैक्टर बताते हैं कि हमारी अवेयरनेस को बताते हैं। और एनहांस्ड यूज ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, कि हमने प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का यूज बढ़ा दिया है। ये फैक्टर हमें इस चीज के बारे में बताते हैं कि हमने कुछ ऐसा किया है। तो वैसे वो फैक्टर क्या हो सकते हैं? क्या एक आध दो फैक्टर की बात हो पाई है अभी यहां पर? इससे पहले एक आध दो फैक्टर की बात हो पाई है? अगर आप कुछ मानो या ना मानो, लेकिन ये तो मानते हो कि हाँ उनमें से एक फैक्टर ये है, क्योंकि लोग अब जरा अवेयर हो रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। फाइनेंशियल बर्डन तभी बढ़ रहा होगा जब वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रहे होंगे, यानी ये एक फैक्टर ये बताता है इसका। दूसरा एक फैक्टर ये भी लग रहा है, लोगों का जो व्यू है फूड इज चेंजिंग, फूड को लेकर बदल रहा है, लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, ये भी फैक्टर है। ये दोनों फैक्टर ही हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, लेकिन आपको मालूम है ये दोनों फैक्टर हैं। बट अभी कोई क्लियर नहीं है, तो अभी पेयर नहीं बन रहा है, लेकिन आपने दिमाग में रखना, अच्छा ये दोनों आएंगे सी से पहले, ए और बी आएंगे सी से पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। विच certainly escalate न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड इन इंडिया, जिससे कि न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड है, न्यूट्रिशन वाली सारी खाने की चीजें, उसका बिजनेस बड़ा है, जिससे उसका बिजनेस एक तरीके से बढ़ता है। तो आपने देखा जिससे उसका बिजनेस बढ़ता है, क्लू आपका मिल गया, रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है विच। ये वही है सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन, जो मैं बोलता हूं आपसे, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन। विच यूज हुआ, इसके बाद लिखा एस्केलेट, ये वर्ब यूज हुई इसके साथ, एस और यस नहीं लगा, इसका मतलब एस्केलेट जिस भी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा होगा वो सब्जेक्ट प्लूरल होगा। और विच लगा हुआ है, देखो जरा देखो एंड में कहां प्लूरल लिखा है, यहां गवर्नमेंट लिखा है, यहां से बनेगा नहीं। हेल्थ कॉन्शियस ये बनेगा नहीं। सप्लीमेंट्स ये प्लूरल है, ये बन सकता है। ई में यहां पर आगे यहां पर लिखा हो, जरा इसको पूरे को देखो, यहां पे प्लूरल तो ये भी दिया हुआ है, न्यूट्रास्यूटिकल्स दिया हुआ है, ये बन सकता है। यहां आ जाओ इंडिया, ये नहीं बन सकता। अब देखो जरा विच किससे कनेक्ट होगा, सीडी होगा या ईडी होगा, पढ़ के देखते हैं। रैम्पेंट यूजेज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा लेवल पर सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज करने पर, हैज ऑल्सो ड्रिवन द ट्रेंड, उसने इस ट्रेंड को घुमा दिया है टूवर्ड्स सेल्फ मेडिकेशन, की खुद से ही आप दवाई ले सकते हैं, खुद से ही आपको कोई दिक्कत है तो आपने ये कुछ खा पी लिया। यूजिंग फंक्शनल फूड्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, फंक्शनल फूड्स जो आप घर में खाते हैं, ये लो हल्दी कूट के ले लो, लौंग इलायची डाल के खा जाओ, ऐसे करके, और न्यूट्रास्यूटिकल्स को यूज करके कर सकते हैं। तो जब हम ये कर सकते हैं, उसके बाद हम विच नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि सेंटेंस तो यहां पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप इसको देखो, these factors warrant awareness and enhanced use of proper nutritional supplements which certainly escalate, जो certainly escalate करता है न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड को इंडिया में। यानी कि सी का कनेक्शन डी से बन रहा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? मुझे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो रही है? सी का कनेक्शन डी से बन रहा है, ये पेयर हमें क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन में हमें इसने बता दिया। सी का कनेक्शन डी से बन रहा है। एक बार सब लोग बोलो सी का कनेक्शन डी से पूरी तरीके से क्लियर हो गया, है ना? अब लेकिन जब हम ई पढ़ रहे थे तो हमें ई में एक चीज पता चल रही थी, क्या? ई में भी बोला जा रहा है, लोग अपने हिसाब से देख लेते हैं कि भैया उन्हें कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा नहीं। उन्हें कोई दिक्कत होती है तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद से ही अपना खाना दवाई वगैरह कर लेते हैं। यहां पर ये भी तो एक फैक्टर ही है जो इसके लिए यूज हो रहा था। हम कहते हैं ये जो फैक्टर हमें बताता है कि भैया लोगों के अंदर अवेयरनेस है, उस एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। तीनों फैक्टर हो गए।
अब जरा देखो कौन सा फैक्टर कहां लगेगा, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कौन सा फैक्टर कहां लगेगा, आपके सामने एक ये है, एक ये है और एक है। तीनों को देखोगे तो पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले बात किसकी हो रही है? लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, सबसे पहले बी आना चाहिए। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है, सबसे पहले बी आना चाहिए। सबसे पहले आपने बी लगाया, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बदल रहा है पर्टिकुलरली फूड इनटेक इक्वेशन को लेकर, क्योंकि लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। कैसे बदल रहा है? क्योंकि वो इंटरनेट को, सोशल मीडिया को ज्यादा यूज कर रहे हैं, इससे बदल रहा है इंटरनेट सोशल मीडिया को। वहीं से उन्हें पता चल जाता है, सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाई ले लेते हैं, खुद से ही फंक्शनल फूड खा लेते हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स ले लेते हैं, खुद से ही कौन से न्यूट्रिशन कहां से मिलेंगे। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, जब खुद से ले रहे हैं तभी तो उनके पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे तभी तो खर्च होंगे कि उन्हें लगता है कि नहीं ये लाओ, ये खर्च कर ले रहे हैं, ये खाना चाहिए मैं तो ये खा ले रहे हैं, नींबू लेना चाहिए ये खा ले रहे हैं, ऐसा करना चाहिए ऐसा कर ले रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं ए राइज इन हेल्थ केयर कॉस्ट, तभी तो राइज बढ़ गया हेल्थ केयर कॉस्ट में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है लोगों पर और गवर्नमेंट पर। यानी कि आपके पास पहले आएगा बी, फिर आएगा ई, उसके बाद आपका आएगा ए। बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ए आएगा। पहले बताओ इतना समझ आ गया सबको? बी आएगा, ई आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ई आएगा, ए आएगा। क्यों? क्योंकि पहले लोगों का फूड का नजरिया उनका बदला, इक्वेशन कैसे बदला? क्यों? क्योंकि लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट पे हाल पूछ लेते हैं। आछू 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 3 बार छींका, इंटरनेट पे चेक किया है ना, व्हाट इज द मेडिकेशन ऑफ स्नीजिंग, अच्छा ये जो होते हैं, अच्छा अरे छींकने वाले को कोरोना भी हो सकता है, अरे टेंशन हो गई। फिर तुरंत चले गए कोरोना में घर का इलाज क्या है, वहां पर बता दिया किसी ने, गर्म पानी कर लो, ये कर लो, ये कर लो, गुट्टी बना लो, अच्छा ठीक है आओ बना ले रहे हैं। ये सब अपना दिमाग आदमी क्यों चलाना लगता है, ये तो करने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है तो ये नहीं, पहले ये होगा उसके बाद तो ये होगा, उसके बाद हमने कहा जनरल व्यू दिया। यही फैक्टर है जो बताते हैं, इन्हीं को तो हम कह रहे हैं ये फैक्टर है जो बताते हैं। दीज फैक्टर, यानी इसके बाद आना चाहिए सी, इसके बाद आना चाहिए सी, क्योंकि बोल रहे हैं ये फैक्टर है। और आपको मालूम है सी और डी का तो पेयर बना हुआ है, यानी डी ऑटोमेटिकली आ गया। देखो ये ऐसे आ गया, बी ई ए तो पहले आ गया था, हमने कहा ये सारे फैक्टर हैं तो सी आ गया, सी के साथ डी आप ऑलरेडी बना चुके थे, यानी बी ई ए सी डी को तो कोई बदल ही नहीं सकता। बी ई ए सी डी एक साथ हो गया। अब जो आपका बचा होगा ऑटोमेटिकली वो आखिरी में आएगा, शुरुआत में आ नहीं सकता, शुरुआत तो बी से हुई है। अब जो बचेगा वो आखिरी में बचेगा। कौन सा वाला बच रहा था? आखिरी वाला बच रहा था। वैसे आखिरी में देयरफॉर भी लिखा हुआ है, देयरफॉर भी लिखा हुआ, लो आखिरी वाला बन गया, खत्म। देयरफॉर इसीलिए जो ग्रोइंग मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स की रिक्वायर स्ट्रिंजेंट यानी स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव रेगुलेशन की जरूरत है टू कंट्रोल इंपोर्ट मैन्युफैक्चर को, सेल्स को और मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में जरूरत है। बी ई ए सी डी और एंड में लग गया एफ। और देखो एफ में जो बोला जा रहा है ना ग्रोइंग मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स की, उसी एफ वाली बात की देखो डी में भी बोला गया था, जिसमें बोला गया था विच सर्टेनली एस्केलेट न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेड इन इंडिया। यही तो ट्रेड वाली बात को इससे कनेक्ट कर रहा है। मतलब आपके कनेक्शन कैसे बनते बनते चले जाते, बनते बनते चले जाते, पूरे बन जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का ये आंसर गलत हुआ होगा आज फॉर श्योर, मुझे पता है। एक बार में कोई नहीं सीख जाता, लेकिन साथ के साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी आया होगा कि यार हो तो सकता है, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है रीअरेंजमेंट। मेरे को बताओ जो अप्रोच मैंने बताई, अभी हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करे हैं, मेरे को बताओ जो अप्रोच हमने बताई, ये अप्रोच से आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे? पहले मुझे कमेंट करके बताओ, सभी लोग बताओ। मैं आज का फीडबैक जानना चाहता हूं, आज की क्लास का जो मैंने क्लास करी, आज का फीडबैक जानना चाहता हूं। ये बेसिक वाली क्लास है, फीडबैक मुझे जरूर दो आप सभी लोग, है ना। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब, बुरा है तो बुरा, बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया। और इसको आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताना। विशाल सर की क्लास है, कोई अगर पूछता है कि कौन सी क्लास को पढ़े रीअरेंजमेंट करने के लिए, तो रिकमेंडेशन दो विशाल सर की क्लास का, बिल्कुल दो आज की क्लास का। मैं आपको फीडबैक जानना चाहता हूं। बढ़िया फीडबैक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई ना बात। अब मैं आपको बताता हूं, सेशन को करते हैं खत्म, साथ में मैं देता हूं एक इंफॉर्मेशन। आज की तो रीअरेंजमेंट की बेसिक क्लास थी, मैंने बता दी। डेली हम 9 बजे क्लास कर रहे होते हैं, जहां पर हम 500 क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ग्रामर से लेकर तमाम तरीके की चीजें। वो मंडे टू फ्राइडे हम कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसी चीज के बारे में। अभी एक क्लास हमारी ये हो गई, इसके बाद की आगे की सारी क्लासेस हम लोग प्लस कोर्स पर पढ़ रहे हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है, बट वो मंडे से है। वही जो 12 बजे हमारी क्लास होती है प्लस पर, 12 बजे क्लास होती है, वहां पर रीअरेंजमेंट का टॉपिक ही है जो कि स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें हम लोगों ने बेसिक यहां सीख लिया, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हम अलग अलग तरीके की चीजें वहां सीखते जाएंगे। वो हम कर रहे हैं, इस पूरे वीक हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं।
इस पूरे वीक हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। आप में से जो भी लोग हो जिन्हें सब्सक्रिप्शन लेना और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो बिल्कुल इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आप इस कोड का इस्तेमाल करना BB10, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आराम से आकर आप इस पे पढ़ो जब तक कि आपका एग्जाम है। 12 बजे क्लास इंग्लिश की होती है, 1 बजे क्लास रीजनिंग की पुनीत सर की होती है और 2 बजे 3:30 बजे होती है अरुण सर की क्लास। बढ़िया तरीके से पढ़ो, फर्स्ट क्लास, उसमें सारी चीज कंप्लीट हो जाएगी। क्लास बढ़िया लगी है थम्स अप बिल्कुल जरूर देकर जाएंगे। बाकी हम आपसे मंडे को मिलेंगे, संडे है कल। अगर मुझे लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन या कोई चीजें तो आप मेरे को बता देना, मुझे जहां पर जैसा फीडबैक मिलता है वो मेरे को जरूर बताना। उसके हिसाब से ना मैं आपको और क्लासेस वहां पर दे दूंगा। मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं तो इंफॉर्मेशन में शेयर करके आपको सारी की सारी दे दूंगा। अच्छा लग गया है तो बिल्कुल इसे खत्म करते हैं यहां पर आज और मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में। और 1 बजे मिलेंगे आज स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लास में जुड़े रहना सब लोग। दोपहर 1 बजे मिलेंगे स्पेशल क्लास पर। उसके बाद हम सारी की सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। 3 अक्टूबर 2020 को पहला एग्जाम है IBPS PO प्री 2020 का। तो ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग यहां पर। आप लोगों को अगर जुड़ना है हमारे साथ, तैयारी कर रहे हैं तो इसको अपने बूस्टअप करिए। दोपहर 12 बजे इंग्लिश की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास 1 बजे पुनीत सर लेते हैं और मैथ्स की क्लास 3:30 बजे अरुण सर क्लास लेते हैं। तो हम तीनों आपको टीम AVP पढ़ा रही है अनअकैडमी प्लस कोर्स पर, जहां आप इस पर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। कोड इस्तेमाल कीजिए BB10। इस कोड का इस्तेमाल करने से 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। जुड़िए हमारे साथ। अगर तैयारी कर रहे हैं मजबूत करके बढ़िया तरीके से, इस बार में ही सिलेक्शन आपको ले लेना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। वी विश यू ऑल द बेस्ट।